हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट से रिलेटेड, परमाणु अस्त्रों का विकास। इससे रिलेटेड टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट, यानी परमाणु अस्त्रों का विकास किस प्रकार हुआ। यह आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन है, आज हमारे लेक्चर का डिस्कशन रहेगा। तो परमाणु अस्त्रों का विकास को अगर हम देखें तो 1945 में जब 1945 में जब जापान के शहर पर हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएसए ने बॉम्ब गिराया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, तब से न्यूक्लियर वेपन का एक तरह से हिस्ट्री, जो इतिहास है, हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम बैकग्राउंड को पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार जापान के शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था उस टाइम पे दो मेन अलग अलग ग्रुप थे। एक जो था जो मित्र शक्ति के नाम से जाना जाता था, फ्रेंड कंट्रीज के नाम से जाना जाता था, या कि इसे ग्रेट अलायंस भी कहते थे, ग्रेट अलायंस भी कहते थे। यही पहले जो था जिसे मित्र शक्ति या कि ग्रेट अलायंस भी कहते थे। इसके अलावा जो दूसरा था फासीवादी, फासीवादी देश, फासिज्म कंट्री थी, फासीवादी शक्ति थी। ग्रेट अलायंस में थे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका, यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ, जो आज के टाइम पे जिसे हम रसिया कहते हैं। यूएसएसआर उस टाइम पे था जो फिर 1990 में डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी 16 टुकड़ों में बट गया, और उसकी लेगेसी को किसने अपनाया था? रसिया ने अपनाया था। तो उस टाइम पे यूएसएसआर एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम, इट मीन्स ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके और फ्रांस, ये चार जो थे मेन ग्रेट अलायंस थे। और इनमें मेन तीन को ग्रेट अलायंस कहा गया था, यानी यूएसए, यूएसएसआर एंड यूके, जो तीन थे तो इन्हें ग्रेट अलायंस कहा गया था। ये तीन फासीवादी जो शक्ति थी, जर्मनी, जापान एंड इटली, ये फांसीवादी शक्ति थी, जर्मनी, जापान एंड इटली। जर्मनी में उस टाइम पे नाजी का रूल था, यही नाजी गवर्नमेंट थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था तब जब यूएसए ने जापान के शहर हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, और उसके अगले 3 दिन बाद नागासाकी पर भी बम गिरा दिया। यानी पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। अब यूएसए ने क्या रीजन दिया था? यूएसए ने रीजन दिया था हम जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए गिरा रहे हैं ताकि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, विश्व युद्ध हो रहा है, इसे जल्दी से समाप्त कर सके। क्योंकि अभी भी जापान के पास इतनी शक्ति है कि वो और भी तबाही मचा सकता है, और भी ह्यूमैनिटी यानी पूरी मानवता के लिए वो खतरा बन सकता है, वो हमारा और भी नुकसान कर सकता है। इसीलिए हमने उसके ऊपर क्या किया है? न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया है। वहीं कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएसए ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो क्या करना चाहता था, पूरे वर्ल्ड में अपनी एक डिफरेंस बनाना चाहता था, मोनोपोली स्टेब्लिश करना चाहता था, अपनी एक सैनिक प्रभुता, यानी कि भाई अपनी आर्मी की डोमिनेंस स्टेब्लिश करना चाहता था कि भाई हमसे बड़ी सैनिक पावर और कोई दूसरी नहीं है, यानी मिलिट्री पावर हमसे ज्यादा कोई दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद नहीं है। तो ये दिखाना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जर्मनी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, और जापान के पास भी उतनी पावर नहीं थी, क्योंकि ईस्टर्न रीजन में जापान हार रहा था, हर जगह हार हो रही थी जापान की। तो जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का सिर्फ एक यही रीजन है, ताकि यूएसए की सैनिक प्रभुता आगे आ सके। हालांकि उसकी सैनिक प्रभुता को यूएसएसआर ने जब 1950-60 के टाइम पे यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिए, तब इसकी प्रभुता खत्म हो गई थी, जो इसकी डोमिनेंस थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म करने के लिए इसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, जिसके कारण हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 लाख लोग मारे गए थे, यानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था 2 लाख लोग मारे गए थे। और अभी अगर देखा जाए और इसका प्रभाव क्या हुआ था, न्यूक्लियर वेपन के जो रेडिएशन निकले थे उसके कारण 2 लाख लोग और ज्यादा इससे प्रभावित हुए थे।
2 लाख लोगों को बहुत सारी डिसेबिलिटीज हो गई थी, बहुत सारे डिजीज हो गए थे, और इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक देखने को मिला था। तो एक तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन है उसका हमने देखा कि भाई जापान के शहर पे हुआ था। और अगर आज हम देखें, अगर आज न्यूक्लियर वेपन का यूज हो जाए तो जो उस टाइम पे 1945 में जो तबाही मची थी उससे कई ज्यादा गुना आज के टाइम पे प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है। तो जो अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट, कि भाई 1945 से अभी तक न्यूक्लियर वेपन का कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट, तो अभी अगर हम बात करें तो 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। अब वो 9 कंट्री कौन कौन सी हैं? 9 कंट्री लाइक यूएसए, यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन है। रसिया, जो 1990 के बाद रसिया बना था, अलग अलग 16 टुकड़ों में बट गया, और रसिया उसका जो मेन लैंड था उसने यूएसएसआर की लेगेसी को अपनाया। यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना, ये 5 देशों के पास तो न्यूक्लियर वेपन थे, और यही 5 कंट्री जो है एनएसजी के मेंबर भी। इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, यानी 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। 1945 में किसके पास था? सिर्फ यूएसए के पास था। फिर 1950 के टाइम पे, 51 के टाइम पे यूएसएसआर के पास भी आ गया, देन उसके बाद यूके के पास भी आ गया, फिर फ्रांस के बाद आया, फिर उसके बाद 60-70 में चाइना ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, और उसके बाद 90s के टाइम पे, 1990 के टाइम पे, 89-90 के टाइम पे इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिए, और फिर पाकिस्तान ने भी बना लिए, और फिर उसके बाद इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया भी इसमें शामिल हो गए। तो इस प्रकार न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट हुआ। आज अगर बात करें तो 2,19,000 न्यूक्लियर वेपन जो है वो डेवलप किए जा चुके हैं, न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए जा चुके हैं, और इनमें 2,000 के टेस्ट भी हुए हैं, न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट भी हुए हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स न्यूक्लियर वेपन को सही ठहराते हैं। न्यूक्लियर वेपन को सही ठहराने का उनका एक अलग रीजन है। उनका कहना है कि न्यूक्लियर वेपन से एक स्टिग्मा अटैच है। स्टिग्मा अटैच कैसे? उनका कहना है कि भाई न्यूक्लियर वेपन जिस कंट्री के पास रहेगा वो दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि इससे क्या पूरे वर्ल्ड में उसकी एक छवि जो है, उसकी इमेज वो धूमिल होगी कि भाई आपके पास न्यूक्लियर वेपन था और आपने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानवता के लिए नुकसान पहुंचाया। तो न्यूक्लियर वेपन के साथ एक स्टिग्मा अटैच है, जिसके कारण कोई दूसरे देश के ऊपर वो अटैक नहीं करेगी, जिसके कारण क्या युद्ध रुकेगा, वॉर्स नहीं होंगे। ये रीजन। जो दूसरा अगर रीजन की बात किया जाए, मतलब डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, दूसरा जो रीजन है वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, यानी भय बनाने के लिए। ऐसा कहना है कि भाई जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है वो दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसे भय रहेगा, उसे डिफरेंस रहेगा कि अगर उसने न्यूक्लियर वेपन का यूज किया तो सामने वाला भी उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया और यूएसए आपस में बात करने लग गया। यूएसए पहले नॉर्थ कोरिया को धमकी देता था कि भाई अगर नॉर्थ कोरिया नहीं सुधरता तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन चूंकि नॉर्थ कोरिया ने क्या न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लिया, तो अब एक डिफरेंस बन गया है, यानी उसने एक न्यूक्लियर डिफरेंस क्रिएट कर लिया, जिसके कारण यूएसए अब नॉर्थ कोरिया से बात करने के लिए तैयार है और बात कर रहा है। तो एक तरीके से चूंकि न्यूक्लियर वेपन उसने बना लिया, तब एक भय बना कि भाई कुछ भी है, न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया भी यूएसए के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये डिफरेंस के कारण, वहीं दूसरी कंट्री जैसे
ईरान की बात किया जाए तो ईरान के साथ ऐसा नहीं है, ईरान के साथ कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ क्या था 2015-16 में जो न्यूक्लियर डील साइन की थी यूएसए ने, उससे भी वो ट्रम्प बाहर निकल आए। उनका कहना था इससे यूएसए को उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, और ये जो ट्रीटी है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो ईरान के पक्ष में है, यानी ये सॉफ्ट एग्रीमेंट है, और वो कुछ हार्ड एग्रीमेंट बनाना चाहते थे। और फिर बाद में सेंक्शन भी लगा दिए, कई सारे के प्रतिबंध भी लगा दिए यूएसए ने ईरान के ऊपर। और सिर्फ यूएसए ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए, बल्कि यूएसए ने अपने अलाइन कंट्री, जो उसके गठबंधन वाली कंट्री है, जो उनके फ्रेंडली कंट्री है, उनके ऊपर दबाव भी बनाए कि भैया आप भी ईरान के साथ हर प्रकार का ट्रेड बंद कर दीजिए, यानी किसी प्रकार का व्यापार आप ईरान के साथ ना करें, कोई भी चीज आप ईरान के साथ एक्सपोर्ट ना करें, यानी ईरान से आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट ना करें। और इसका प्रभाव इंडिया के ऊपर भी देखा गया, इंडिया के ऊपर भी यूएसए ने दबाव डाला कि भाई आप ईरान के साथ हर प्रकार के ट्रेड रिलेशन कैंसिल कर दीजिए, जिसके कारण हमारा ऑप्शन भी थोड़ा कम हुआ। जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, वो कहां से करते हैं? वो करते हैं मिडिल ईस्ट से, और सऊदी अरब और ईरान और इराक और जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्री है वहीं से हमारा होता है। तो एक तरीके से ईरान, चूंकि यूएसए ने हमें प्रेशराइज किए, तो एक तरीके से हमने ईरान को थोड़ा सा किनारे किए, और चूंकि यूएसए हमारे ज्यादा नजदीक है तो इंडिया एंड ईरान के रिलेशन पे भी थोड़ा असर पड़ा। तो एक तरीके से कहा जाए, चूंकि डिफरेंस नहीं था, चूंकि ईरान के पास क्या था, न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, तो इस कारण क्या हुआ, यूएसए का कोई डिफरेंस नहीं था, यानी यूएसए उससे डरा नहीं। और वहीं नॉर्थ कोरिया जो छोटा सा कंट्री है, जिसके पास इतने रिसोर्स नहीं है, जो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है, तो यूएसए ने उससे बात की। तो एक तरीके से डिफरेंस बनाने की बात है, या कि इसके लिए एक टर्म भी आता है मैड, यानी म्यूचुअली डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअली एश्योरेंस डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर वॉर होता है, युद्ध होता है, तो दोनों को बराबर क्षति पहुंचेगी, तो इस कारण युद्ध ही नहीं करेंगे। तो ये हो गया रीजन। इसके अलावा जो डिफरेंस के लिए एक और एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल पाकिस्तान वाला है। भाई पाकिस्तान बार बार इंडिया को धमकी देता है कि भैया अगर इंडिया ने किसी भी प्रकार का पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया या कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई की, तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और वो उसका यूज इंडिया के खिलाफ कर सकता है, जो उसने कारगिल युद्ध के बाद से ही शुरू कर दिया था। तो एक तरीके से, लेकिन इंडिया ने न्यूक्लियर जो डिफरेंस है उसे थोड़ा दूर किया। क्या हुआ, पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक को अंजाम दिया, यानी पुलवामा अटैक किया पाकिस्तान ने, तो इंडिया ने क्या किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक करके न केवल हम पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए, बल्कि एयर स्पेस में बहुत अंदर तक गए और वहां पे हमने स्ट्राइक भी की, वहां पे हमने विस्फोट भी किया। तो एक तरीके से पाकिस्तान का जो डिफरेंस था, जो पाकिस्तान एक तरीके से कहता था कि भैया अगर आप हमारे ऊपर कार्रवाई करते हो तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे। तो ये पाकिस्तान को एक साफ मैसेज था, पाकिस्तान को एक मैसेज था कि भाई अगर आप जम्मू कश्मीर या कि देश के दूसरे हिस्से पर किसी प्रकार का अटैक करते हो, किसी प्रकार की टेररिज्म एक्टिविटी करते हो, आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देते हो, तो हम आपसे डरेंगे नहीं, बल्कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो एक तरीके से पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर डिफरेंस था उसको हमने दूर किया। हालांकि जो डाटा रहता है वो कभी भी, यानी कोई भी गवर्नमेंट का सही नहीं होता कि भाई इतने लोग मारे, इतने लोग नहीं मारे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था कि हमने उनके एयर स्पेस में गए और हमने कार्रवाई की, और जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन का जो डिफरेंस था उसे हमने इग्नोर किया। तो ये हो गया, ये एग्जांपल हो गया। तो एक तरीके से इसको देखा जा सकता है कि भाई न्यूक्लियर वेपन है इसलिए डिफरेंस क्रिएट है। और तीसरा अगर बात की जाए तो बोला जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने का एक कारण क्या था, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आ गए थे, यानी न्यूक्लियर वेपन का थे उस टाइम पे, जिसके कारण थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर हुआ था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर हुआ। और कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, दो मेन कंट्री थे, यानी दो मेन ग्रुप थे। एक साइड था यूएसए था और एक साइड था यूएसएसआर। यूएसए नाटो के, यूएसए
के साथ नाटो थी एंड यूएसएसआर क्या था, वासेनार अरेंजमेंट में यानी वासेनार एग्रीमेंट कर लिए थे, जिसके तहत दोनों के पास क्या था, न्यूक्लियर वेपन थे। लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम भी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, इसका कारण क्या था, न्यूक्लियर वेपन का होना। कि भाई यूएसए के पास भी है, यूएसएसआर के पास भी है, कि भाई अगर यूएसएसआर के ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियर वेपन का, तो भाई यूएसएसआर के पास भी इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो वापस यूएसए के ऊपर अटैक कर सकता था। हालांकि यूएसए के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन थे और उसके न्यूक्लियर वेपन बहुत ज्यादा बटे हुए थे, यानी हर एक रीजन में थे। लेकिन यूएसएसआर के पास उतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन नहीं थे और उसके हर एक रीजन पे थे भी नहीं, यानी उसने यूएसए को घेरने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन यूएसए ने यूएसएसआर को घेरने की कोशिश की थी, यानी उसके पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन थे। लेकिन तो भी यूएसएसआर के पास इतने न्यूक्लियर वेपन थे कि वो यूएसए को क्षति पहुंचा सकता था। तो एक तरीके से न्यूक्लियर जो कोल्ड वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर में नहीं बदला, उसका एक रीजन क्या था कि भाई न्यूक्लियर वेपन का होना, ये एक रीजन बताए गए। अब इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, यानी कई एक्सपर्ट्स जो है अब न्यूक्लियर वेपन के जो डेवलपमेंट हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन जो बन रहे हैं उसके सपोर्ट में नहीं है। उनका कहना है कि भाई न्यूक्लियर वेपन से अगर 75 साल तक 75 ईयर तक अगर कोई न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं हुआ और मानवता बची हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में भी मानवता बची रहेगी, ह्यूमैनिटी बची रहेगी और इसका यूज नहीं होगा। अगर 75 साल तक नहीं हुआ तो इसका मतलब एक लक है कि इसका यूज नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में भी इसका यूज हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। इसका क्या एक इलाज है, इसका इलाज सिर्फ एक है कि निरस्त्रीकरण, यानी पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन को समाप्त किया जाए। यानी न्यूक्लियर वेपन अगर नहीं रहेंगे तो न्यूक्लियर वॉर भी नहीं होगी और मानवता एक तरीके से बची रहेगी, उनका ये कहना है। तो एक्सपर्ट्स इसके लिए बहुत सारी अलग अलग थ्योरी देते हैं। उनका कहना है कि ये जो बातें कि स्टिग्मा अटैच होता है, कि डिटरेंस क्रिएट होता है, इसके लिए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। न्यूक्लियर वेपन तो बहुत सारे यूज हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन अगर टेररिस्ट के पास मिल जाए, नहीं कोई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसे अगर न्यूक्लियर वेपन मिल जाए तो उसका वो कितना बुरी तरीके से यूज कर सकता है। उसका ना केवल वो इंडिया के खिलाफ बल्कि पूरे वर्ल्ड के खिलाफ, पूरी मानवता के खिलाफ, पूरी ह्यूमैनिटी के खिलाफ उसका यूज कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, न्यूक्लियर वेपन को समाप्त किया जाए। उन्होंने वो एग्जाम्पल उसमें देते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो भाई पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था AQ खान। AQ खान के बारे में कहा जाता है इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेचा था। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने जो न्यूक्लियर वेपन बनाए वो AQ खान की ही देन है, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनको बेच दी, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है AQ खान ने ईरान को भी न्यूक्लियर वेपन बेचने की कोशिश की, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने की कोशिश की, लेकिन वहां पे सक्सेस नहीं हो पाया। तो अगर भविष्य में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये न्यूक्लियर वेपन मिल जाते हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन हो जाए तो ये भी एक है। और तीसरा अगर बात की कर दिया जाए जैसे 1962 में 1962 में क्यूबिक क्राइसिस आ गया था, क्राइसिस हुआ था। क्यूबिक क्राइसिस में क्या था, यूएसएसआर की एक सबमरीन थी जो पानी के अंदर थी और यूएसए की जो नेवल बेस थी, नेवल फोर्स थी, वो क्या कर रही थी, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करती जा रही थी, यानी उसे बहुत हरास कर रही थी। तो जो सबमरीन के जो कमांडेंट थे उनको लगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गए, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। तो क्या करना चाहते हैं, सबमरीन से वो क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर टॉर्पीडो को लॉन्च कर रहे थे। अगर ऐसा कर देते, न्यूक्लियर टॉर्पीडो को लॉन्च कर देते, तो क्या होता, यूएसए भी बदले में कार्रवाई करता और एक तरीके से न्यूक्लियर लड़ाई छिड़ जाती। लेकिन जो सबमरीन में जो सेकंड कमांडेंट थे उनका कहना था कि भैया एक बार हम मॉस्को से बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो हम करेंगे।
क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ठप थी। तो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ठप होने के कारण बात भी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर सेकंड कमांडेंट ने बात की और उसके बाद जो क्यूबिक क्राइसिस था उसको समाप्त, उसे खत्म कर दिया गया। यानी एक तरीके से पहली बार जो यूएसएसआर था क्या कर रहा था, क्यूबा में क्या कर रहा था, अपने न्यूक्लियर अपना बेस बना रहा था। और न्यूक्लियर बेस अगर क्यूबा में हो जाता देन यूएसए की बहुत ज्यादा पास में होता और यूएसए पहली बार यूएसएसआर के बिल्कुल डायरेक्ट नजदीक में होता, उसके डायरेक्ट निगरानी में होता, जहां पे वो न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते थे। तो यूएसए पहली बार खतरे में आया था। तो एक तरीके से इसका न्यूक्लियर वेपन का इस प्रकार की कंफ्यूजन दोबारा भी हो सकती है, इसलिए न्यूक्लियर वेपन को समाप्त करना चाहिए। तीसरा, अभी आज के टाइम पे बहुत सारे लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन आ गए। बहुत सारे कंट्री ने लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन का यूज कर लिया। लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन में क्या होते हैं, ये कम एरिया को, जो कम एरिया होती है, कम एरिया को टारगेट करते हैं। यानी कम एरिया यानी एक छोटी सी एरिया को टारगेट कर लेंगे। लाइक मिलिट्री ग्रुप है, कोई मिलिट्री ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप को टारगेट कर लिया और वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने गिरा दिया, तो क्या होगा, ये जो मिलिट्री ग्रुप है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह का भी यूज कर सकते हो। और ऐसी जो टेक्नोलॉजी बहुत सारी कंट्रीज के पास है, लाइक पाकिस्तान के पास भी है। और इसके अलावा बोला जाता है कि न्यूक्लियर वेपन अगर रहते हैं तो अधिकांश कंट्री इनको क्या बढ़ाएगी। तो एक तरीके से जो न्यूक्लियर रेस है, यानी न्यूक्लियर और ज्यादा बनाने की, न्यूक्लियर बम और ज्यादा बनाने की रेस आगे बढ़ती जाएगी और ये मानवता के लिए खतरा है। तो एक तरीके से हमें न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए समाप्त करना चाहिए। तो न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म करने के लिए बहुत सारे रीजन्स है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि भाई न्यूक्लियर वेपन का किस प्रकार यूज है और उसके प्रोस एंड कॉन्स हमने दोनों डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।